वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स के हवाले से, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। एक और बेनिफिट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इमरान साहब, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट में क्या होता है? टैक्स बेनिफिट में बेसिकली गवर्नमेंट क्योंकि इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है और सेविंग्स को प्रमोट करना चाहती है इस कंट्री के अंदर, तो उन्होंने कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स को। स्पेशली लाइक अगर हम 90% अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्वेस्टर्स में, तो कंपनी जो म्यूचुअल फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ओके। सेकेंडली ये कि अगर आप 1 साल से ऊपर के इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप 1 साल से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है। तो ये बेनिफिट्स इस तरह के हैं जो थोड़ा सा अट्रैक्ट भी करता है इन्वेस्टर्स को। ओके, कॉल लेते हैं हम, और कॉलर हमें ज्वाइन करें। इस्लामाबाद से रेहान ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ्रॉम इस्लामाबाद। जी रेहान, क्या पूछना चाहेंगे आप? My question is, what additional benefit can mutual fund investment provide as compared to regular commercial bank scheme? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्योंकि लोग यूजुअली हमारा क्योंकि बैंक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत पुरानी भी है, बहुत बड़ा उनका नेटवर्क भी है, तो यूजुअली लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं बैंक से। एडिशनल क्या बेनिफिट्स मिलता है? एडिशनल बेनिफिट्स तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा, कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है। या तो आप करंट अकाउंट इन्वेस्टर हो, यानी कि होल्डर होंगे, या आप सेविंग अकाउंट होंगे। सेविंग अकाउंट्स के ऊपर यूजुअली बैंक्स इतने अच्छे रेट्स ऑफर नहीं करते हैं, और फिर अमाउंट्स का भी डिफरेंट होता है, फ़र्क होता है उसके अंदर। कि अगर आप बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं, लेट्स से अगर आपने 5 या 10 हज़ार से कोई सेविंग अकाउंट भी खोला है, तो बैंक उसको कोई इतना अच्छा रेट ऑफर नहीं कर पाता है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में आके आपका ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपने अगर छोटे इन्वेस्टर हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं, जो ओवरऑल फंड रिटर्न जनरेट करेगा वो पारी पास आपको मिल जाएगा। यानी कि जितने के आप हिस्सेदार हैं उतने का आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर एक बड़ा इन्वेस्टर, जितना आपका शेयर है उस हिसाब से अगर 11% जनरेट किया फंड ने रिटर्न, वही आपको भी मिलेगा और वही एक बड़े इन्वेस्टर को भी मिलेगा। ये चीज़ आपको बैंक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, ओके। और उसके अलावा फिर ऑब्वियसली वो एग्जिट मैकेनिज्म इसका काफ़ी सिंपल होता है, जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है किसी म्यूचुअल फंड में जाने के लिए। ओके। बैंक्स डिपॉजिट के अंदर आप यूजुअली अगर आपने टर्म के लिए डिपॉजिट किया है, तो अगर आप वक्त से पहले आपकी ज़रूरत आ जाती है तो बहुत बड़ा अमाउंट उसके ऊपर से डिडक्ट कर लेते हैं। वो बैंक चार्जेस उसमें डिडक्ट हो जाते हैं आपके, कुछ पेनल्टी लग जाती है आपको। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड का एडेड एडवांटेज तो है ओवर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, ओके। उसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फंड्स होते हैं। इनकम फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड्स हैं, कैश फंड्स हैं, शरिया कंप्लाइंट फंड्स भी अब आ चुके हैं। कि ऑब्वियसली आई गेस कि अब वो दौर आ चुका है जब लोग काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो गए इस चीज़ को लेके कि आप उसके अंदर सूद वाला चक्कर ना हो रहा हो, और जायज़ है नहीं है, इस तरह की बहुत चीज़ें आ चुकी हैं। तो शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक फ़ंड भी है, ABL का भी है, इक्विटी फंड्स और काफ़ी सारी चीज़ें। थोड़े से रिस्क के ऊपर बात करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फंड्स, ऑब्वियसली किसी में कम रिस्क, किसी में ज़्यादा रिस्क। इनकम फंड्स की बात करते हैं, इसके अंदर रिस्क फैक्टर कितना होता है? देखिए, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा पहले बताना चाहूँगा आपको कि इनकम फंड्स होते क्या हैं। बेसिकली इनकम फंड्स वो होते हैं जो कि फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उन तमाम सिक्योरिटीज़ में। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, उनमें ट्रेजरी बिल्स भी हैं, उसमें बैंक डिपॉजिट्स भी हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। इसके अलावा और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये इनकम फंड में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो इस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट की जाती हैं। अच्छा, उसके अंदर जो उसकी जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि इसमें इस फंड के अंदर ये लिबर्टी है कि वो 1 दिन से लेके लंबे टेनर तक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, जब इंस्ट्रूमेंट का टेनर बड़ा होता है या किसी भी सिक्योरिटी का टेनर बड़ा होता है तो उसमें रिस्क का एलिमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें रिटर्न भी फिर ज़्यादा होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो इनकम फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन उस फंड की होगी उतना ज़्यादा उसकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आएंगी, वेरिएशन आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी। जो कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट था तो प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि आप चूँकि अगर 15 दिन के लिए या 3 महीने के लिए आए थे तो आपको वो बेनिफिट ना मिल सके जिसके लिए आपने एक वॉलेटाइल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं, मनी मार्केट फ़ंड की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंस क्या है इनकम फ़ंड मनी मार्केट फ़ंड में? मनी मार्केट फ़ंड ऑब्वियसली लिंक करा हुआ करेंसीज से या इस तरह के फंड से? नहीं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो कैश फंड्स होते हैं वो भी लाइक इनकम फंड, वो भी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो तमाम सिक्योरिटीज़ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। यानी कि उस ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म हाई रेटेड बैंक डिपॉजिट्स होते हैं,
इसके अलावा और जो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती Okay. क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये फंड डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आप अपनी एक्सेस लिक्विडिटी को या जिनकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं या शॉर्ट टर्म उनके कोई प्लानिंग नीड है, उनकी कोई ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म, या आपके पास एक्सेस पैसा है हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, या आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आप जो प्रिंसिपल है उसकी प्रोटेक्शन को ज़्यादा वेटेज देते हैं कंपेयर टू जो रिटर्न्स हैं। तो इसका ऑब्वियसली आप अगर इस तरह के इन्वेस्टर हैं तो आप कैश फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो चाहे आप 1 दिन के हैं चाहे आप 1 साल के हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका मुझे मेरी प्रिंसिपल की ग्रेट प्रोटेक्शन हो लेकिन रिटर्न चाहे कम हो, तो आप कैश फंड में आ जाएं। और ठीक है, यानी इसके अंदर रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत काफ़ी कम होता है। ओके, उसके अलावा शरिया कंप्लायंट इस्लामिक फंड्स की अगर हम बात करें, व्हाट्स द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर और किसी और फंड में? जी, सबसे पहले मैं आपको ये जो शरिया कंप्लायंट इस्लामिक कैश फंड्स जो होते हैं इनकी बात करूंगा। ये लाइक अदर कैश जो ट्रेडिशनल आपके कैश फंड्स हैं उन्हीं की तरह होता है, लेकिन सिर्फ ये उन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है जो कि शरिया कंप्लायंट होती हैं। जो हमारा शरिया एडवाइज़र जो बोर्ड है हमारा, वो जिसको अप्रूव करता है, जिसको हमें ट्रस्टी अलाउ करता है, हमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलाउ करता है कि ये शरिया कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर आप रिबा फ्री इनकम चाहते हैं तो आप उसके लिए आप इसमें आ जाएं। अगर इसमें जो रिस्क फैक्टर है इसमें भी लो होता है क्योंकि ये भी जो लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करता है। ठीक है, तो इसमें भी जो प्रिंसिपल की प्रोटेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, ओवर रिटर्न। तो इस तरह के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आपके लिए तो इसके अंदर जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो दूसरे टाइप के फंड्स हैं, इक्विटी फंड की बात करें, इक्विटी फंड क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट है मेरे सामने, उसके अंदर हाईएस्ट जो रिस्क है, हाई रिस्क को सिर्फ ये एक वाहिद फंड है जिसके अंदर मुझे नजर आ रहा है। रीज़न क्या है? इसके अंदर जो ऑथराइज इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स में होती है। दैट इज़ द रीज़न कि इसके अंदर हाई रिस्क होता है। एक्चुअली इक्विटी फंड के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं एक्विटीज़ के अंदर तो इसके अंदर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एबनॉर्मल किस्म के रिटर्न्स होते हैं। तो और इसी के अंदर ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर इसलिए ज़्यादा है कि मार्केट में जो प्राइस होती है स्टॉक्स की, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसमें डिप्स भी आ रहे होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, जिसको अगर आपने किसी शॉर्ट आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि उसकी प्राइसेस में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि आप अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है या आप 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस फंड के अंदर आ जाएं। इसके अंदर आपको रिस्क हाई है लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर रिटर्न भी बेहतर मिलता है। ओके, एक कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करता हूँ, उसके बाद हम दूसरे फंड्स के ऊपर भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, वालेकुम सलाम सर। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? हाँ सर, कि मैंने कैश फंड और इनकम फंड के बारे में पूछना है, कुछ मैंने लिए हैं तो मैं उसके बारे में ज्यादा मालूमात लेना चाहता हूँ। जी जी जी, ओके, आई गेस लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, वो कुछ जानना चाह रहे थे। फंड्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ फंड्स और उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। बैलेंस फंड के अंदर क्या फ़र्क होता है? क्योंकि हमने देखा है कि बैलेंस फंड के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती है। डिफरेंस क्या है बैलेंस फंड के अंदर और इक्विटी फंड्स के अंदर? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टॉक्स में भी जा रहा है और फिक्स इनकम में भी जा रहा है। बैलेंस फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं कि जो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट मिक्स के ऊपर काम करते हैं। लेट्स से प्री डिफाइन होता है कि ये फंड जो है वो 70% एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, 30% फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, या ये 50-50 होगा। और ये जो वेट होता है इसका ये पहले से बता दिया जाता है, ठीक है, जब ये फंड बनाया जाता है, ठीक है, कि इसमें 60% जो है ये स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा और 40% जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहे और साथ में आप थोड़ा सा इक्विटी फंड के अंदर भी इक्विटी का जो चार्म है वो भी आप थोड़ा सा ले लें, तो उनके लिए बैलेंस फंड सॉर्ट ऑफ ये मिक्सचर है, मिक्सचर है दोनों का, कि थोड़ा सा आप जो वोलेटिलिटी है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अंदर अगर हम जो रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो उसके अंदर कितना डिफरेंस आता है? कि ठीक है, सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसका रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से? एग्जैक्टली, इसका रिटर्न उस तरह तो नहीं हो पाता जिस तरह इक्विटीज़ के रिटर्न होते हैं, लेकिन
इसका अगर वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न भी उसके करीब करीब ही होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है कि कंसिस्टेंसी रहती है एज कम्पेयर टू स्टॉक फंड, क्योंकि वो आप एलिमेंट थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि आप फिक्स इनकम में भी एक पार्ट पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एसेट एलोकेशन फंड्स ये और बैलेंस फंड ऑलमोस्ट सेम होता है? नहीं, इनमें फ़र्क है। ओके, बेसिकली एसेट एलोकेशन फंड में और बैलेंस फंड में ये फ़र्क होता है कि बैलेंस फंड में तो आपका पहले से वेट डिफाइन होता है, जबकि एसेट एलोकेशन फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास ये लिबर्टी होती है कि वो 100% किसी भी टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। वो 100% एक्विटीज़ में भी जा सकता है, वो 100% फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर लेट से उसको लगता है कि स्टॉक के अंदर अब उसको वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही जिसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो वहाँ पे उसको वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक के अंदर और फिक्स इनकम के अंदर आ जाएगा। और जब उसको दोबारा लगेगा या वो समझता है कि मुझे कुछ इसका इन्वेस्टमेंट मिक्स चेंज करना चाहिए, तो वो 50-50 कर देगा। ठीक है, तो वो उसके बाद लिबर्टी होती है, जबकि बैलेंस फंड में ये चीज़ नहीं हो सकती। ओके, उसके अंदर फिक्स्ड होता है कि इतना परसेंट आपने इक्विटी में जाना है, इतना परसेंट आपने फिक्स में जाना है। ठीक है, और एसेट एलोकेशन के अंदर वो आपकी मर्जी होती है कि आप टोटली इसके अंदर भी जा सकते हैं, इसके अंदर भी जा सकते हैं, मिक्स भी रख सकते हैं। ओके, फाइनली कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड की बात करें, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल ये तो कुछ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको अपने प्रिंसिपल की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, या लेट से उनकी प्लान कोई नीड है, कोई उन्होंने अपनी नीड डिफाइन की हुई है, लेट से 2 साल के बाद उनको ये पैसा चाहिए और उनको एक रिटर्न भी चाहिए, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वो इस तरह के फंड्स के अंदर इन्वेस्टर बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका 70 से 80% जो सरमाया है वो एक लो रिस्क एसेट के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है, जहाँ से आपको इतनी इनकम आ जाती है कि आपको मैच्योरिटी के ऊपर आपका पूरा पैसा वापस मिल जाए। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो फिर हम हाई रिस्क जो है तो उसको थोड़ा सा दूसरी साइड को मिक्स कर देते हैं। ओके, इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम बात करते हैं, इमरान साहब से बात हो रही थी मुख्तलिफ बेनिफिट्स के ऊपर जो हमें मिलते हैं एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस सीरीज़ का एक और शो लेके अगले हफ्ते हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।